नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके इंडिया की आपके इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इंडियन इकोनॉमी के अपने 2-3 टॉपिक देख लिए थे, जिसमें अपन ने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, फिर इकोनॉमी के टाइप्स पढ़े। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के जब अपन ने टाइप देखे थे, उनमें 3 तरीके के सेक्टर होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उन तीनों के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर आपके सेक्टरों को डिवाइड किया जाता है, वो किया जाता है एक कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों होते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने उसके बारे में डिटेल से देख लिया था। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड, वो जैसे ओनरशिप किसकी होती है, कोई फैक्ट्री या कोई सेक्टर या कोई क्षेत्र, कंपनी, इंस्टीट्यूट के ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, स्वामित्व किसका होता है, जैसे गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, ये कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है, ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो मैंने पिछली बार आपको बताया भी था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी जो होती है आपके, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में देखेंगे। जीडीपी के बारे में देखेंगे। इन टॉपिकों के बारे में जल्दी जल्दी छोटे छोटे 3-4 टॉपिक। एक, बेरोजगारी के इंडिया में क्या मुख्य मुख्य आपके कारण है, ये देख के इसको जल्दी से एक छोटे से वीडियो में खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन। मैंने आपको बताया कि सेक्टर्स का डिवाइडेशन अपन ने जो चार्ट के थ्रू पढ़ा था, उसमें देखा था कि इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर है। इस साइड देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर अपन ने देखा था कि जो सेक्टर्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, संगठित होते हैं, और एक अनऑर्गेनाइज होते हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो ओनरशिप के आधार पर भी सेक्टरों का डिवीजन किया जाता है। ओनरशिप मतलब उस संस्था पे किसका स्वामित्व है, कौन उसका ओनर है, इसके हिसाब से। तो अपन ने देखा इस तरीके की 2 संस्थाएं होती है। एक तो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती है जिसपे कोई व्यक्ति, संस्था, किसी का भी कंट्रोल हो सकता है। तो आज ये देखते हैं। तो देखो, ये क्या है आपके सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, मतलब पब्लिक सेक्टर। आपके कौन सा हुआ, पब्लिक सेक्टर हुआ है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर पे क्या होगा, देखो इन पे अधिकार किसका होएगा, सरकार का होएगा। मैंने इंपॉर्टेंट बात यही निकालनी है अपन को। तो जो सारी अधिकांश परिसंपत्ति होती है, इन पे सरकार का अधिकार होता है। सरकारी सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जितनी भी सर्विसेज और गुड्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करवाना है आपको, वो कौन करवाता है, सरकार करवाती है इसमें। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का हॉस्पिटल का आप एग्जांपल देखते होंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के हॉस्पिटल जो होते हैं, उनमें सारा काम गवर्नमेंट पे ही होता है। डॉक्टर आएगा तो भी गवर्नमेंट आएगा, दवाई अभी गवर्नमेंट देगी, सब काम, कर्मचारी वगैरह सब कुछ। तो ये आपको होती है सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है। वही आपने देखा होगा हॉस्पिटल आपके प्राइवेट भी होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें आप ऐसे जाकर दूसरा नहीं दे सकते कि इसमें तो ये डॉक्टर नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में अपन जाकर ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बिक गई है, सरकार बिक गई है हमारी। प्राइवेट में ऐसा नहीं कर सकते, बाहर निकाल देंगे आपको अगर आप ऐसे करोगे। क्या है ये, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में एक निजी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का, किसी संस्था का, कोई इंस्टीट्यूट का इसमें अधिकार हो सकता है। गवर्नमेंट इसमें बीच में हस्तक्षेप आपके नहीं करती। अब अगर आप किसी व्यक्ति को जाके ब्लेम करोगे तो वो तो आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा गवर्नमेंट, तो फिर भी चलो साइन कर जाती है। तो इस पूरी संपत्ति और सेवाओं का जो वितरण होता है, वो एक व्यक्ति या किसी कोई संस्था, जरूरी नहीं है व्यक्ति हो, कोई संस्था, कोई कंपनी के हाथों में होता है, पूरा पूरा आपका अधिकार होता है। यह बेसिक डिफरेंस है आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। अब इनको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के मेन पॉइंट देख लेते हैं अपने क्या क्या होता है। देखो, अभी अपन देख क्या है कि परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, वो किसका होता है, आपके सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो ये उसका मेन उद्देश्य जो होगा वो सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर ही आपके होता है। मैंने अपन ने जब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा कंट्रोल आपके गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि समाज का ज्यादा कल्याण करना, सोशल वेलफेयर करना। क्या करना, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण, ऐसी चीजें जिसमें समाज का ज्यादा भला हो रहा हो, उन चीजों को ज्यादा गवर्नमेंट प्रेफर करती है। भाई प्राइवेट फर्म क्या करेगी, अब आप देखो, आप खुद ही देखो आपका आसपास एग्जांपल, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का काम होता है वही जो लोग, गरीब लोग या जो भी लोग, जरूरतमंद लोग, जिसको जिस टाइम पे जरूरत है, जो नीड है, वो लोग अगर गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो उनका कल्याण हो, उनका वेलफेयर हो। भाई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इनका मेन मोटो क्या होता है,
देखो आप जरूरत के समय आ रहे हैं, वो आपको फैसिलिटी तो देंगे, पैसा लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे वो उसका। तो वहीं आपके गवर्नमेंट का होता है आपके सामाजिक कल्याण करना पूरा, और प्राइवेट का होता है आपके प्रॉफिट कमाना। ठीक है, रोजगार सुरक्षा ये अपन देख के आए। जो संगठित क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बताया कि संगठित क्षेत्र में लगभग गवर्नमेंट के तो सारे आपके आ ही जाते हैं इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हो और ये वीडियो पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है, वहां आपको रोजगार की सुरक्षा मिलती है। आप तैयारी भी इसीलिए कर रहे हो कि एक बार गवर्नमेंट जॉब में निकल गए तो बाहर निकलना कोई इतना आसान नहीं। ठीक है, और संवैधानिक छुट्टियां मिलती है, अन्य सेवाएं मिलती है, ये सब अपन ने संगठित क्षेत्र में जो आपकी खासियत पड़ी थी वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ा मुख्य रूप से आपके पब्लिक सेक्टर के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बारे में। निजी क्षेत्र के बारे में देखो, जो अपन कंपेयर करके पढ़े हैं वही है। प्राइवेट जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, गवर्नमेंट पब्लिक क्षेत्र होता है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और प्राइवेट पर आपके निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, अब देखो ये वाली बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो प्राइवेट सेक्टर आपका होता है, इसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है आपके प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। क्या? प्रॉफिट कमाना। कोई भी प्राइवेट फर्म तब तक ही काम करेगी जब उसको लाभ मिलता रहेगा। ऐसे थोड़ी ना है, कोई भी आपने ऐसे प्राइवेट फर्म का एग्जांपल देखा कि वो घाटे में चल रही है, इस साल 1 लाख का घाटा हो गया, अगली साल 2 लाख का घाटा हो गया, फिर भी नहीं कि लोगों को भला करना है, चलते जाए। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। तो प्राइवेट का जो सेक्टर होता है, इसका पहला मोटो आपके क्या देखने को मिलेगा? पहला मोटो देखने को मिलेगा प्रॉफिट। जैसे एयर इंडिया का एग्जाम्पल देखा, एयर इंडिया रेगुलर घाटे में चल रही थी, फिर भी चल रही थी। अब वहां प्राइवेट आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखते होंगे जिनमें थोड़े से घाटे में जाती है और वो बंद हो जाती है। जैसे अभी आपके एयर गो बंद हुई है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, रोजगार और श्रमिक असुरक्षित होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, आपके जो एयर गो एयर फर्स्ट नाम की आपकी कंपनी है ना, ये अभी बंद हुई है। प्लेन वगैरह इनसे रिलेटेड है ना, नेविगेशन सिस्टम से। तो ये बंद हुई है, तो इसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे, क्या उनको और कोई दूसरी जगह काम मिल जाएगा? नहीं, इनको मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट में काम मिल जाएगा, पर ये एयरगो तो बंद होने पे ये सब लोग बाहर निकल गए, इनकी रोजगार की कोई गारंटी नहीं। गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि भाई एक इंस्टीट्यूट बंद हो भी गया आपके, तो वो उन कर्मचारियों को कहीं और शिफ्ट करती है। ऐसे नहीं है कि नौकरी खत्म हो जाती है, ऐसे नहीं होता गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस था आपके बेसिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर। ये अपन ने संगठित और असंगठित में पढ़ा, जब भी मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा दिख गया था। अब अपन देखते हैं आगे, सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। ये देखो, आप देखते होंगे कि पब्लिक जो सेक्टर होता है, इनका देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है कि मेजर जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। जितने भी ऐसे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनका यूज प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अच्छी तरीके से नहीं किया जाए, वो उन संसाधनों का वेस्टेज ज्यादा कर दें, इसलिए गवर्नमेंट उनको अपने कंट्रोल में रखती है। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जब आप देखते हो तो 1990 तक तो लगभग सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल आपके गवर्नमेंट का ही था। जब अपन बर्बाद हो गए थे, क्यों? क्योंकि अपने यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी काम तो करते नहीं, आपको पता है। और उसके और भी रीजन थे, ये एक रीजन नहीं था। इसके अलावा ये रीजन थे कि एक बोटलनेक सिस्टम था, लाइसेंस राज था इंडियन इकोनॉमी के। कुछ मोटे मोटे वर्ड है, बोटलनेक सिस्टम, लाइसेंस राज। इसकी वजह से अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा घाटे में हुई, और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई NEP 1991 में। और 1991 तक अपने इंडिया में पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा, सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत ज्यादा बोला वाला था। लगभग सभी क्षेत्र के जो काम थे वो सार्वजनिक क्षेत्र से किए जाते थे। 1991 के बाद ऐसा हुआ कि भाई अपने को दबाव में आके वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट के लिए खोलने पड़े। जैसे अभी तो आप देखते होंगे सिर्फ डिफेंस में, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह, इनके अंदर ही आपके पब्लिक सेक्टर रहे हैं, नहीं तो बाकी के सभी आपने प्राइवेट कर दिए। अभी तो रेलवे भी अपन प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखना आप इसको। ठीक है, इसमें ढांचागत सुविधाएं, कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। सब बात है, गवर्नमेंट तो वो उन्हीं चीजों को ज्यादा ध्यान देगी जिसमें एक निश्चित ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो, कृषि उद्योगों को बढ़ावा मिले, ना कि प्रॉफिट मोटो होगा। लोगों को सुविधा न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए। गवर्नमेंट का मेन, प्राइवेट सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर है, इनका मेन मोटो ही क्या होगा कि लोगों को जो गुड्स और सर्विस उपलब्ध हो रहे हैं वो बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो आपके। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन विक्रय में सहकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, आपको सब्सिडीज मिलती है। ठीक है,
तो ऐसे जो गवर्नमेंट सामाजिक कल्याण है इनका मुख्य उद्देश्य होता है, अपन पढ़ चुके हैं पहले। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है आपका। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ऐसे ठीक रहता है कि आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते, ये वाली बात सही है। जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती है, ये कथन के रूप में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस पेपर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन लिखा आ जाएगा कि जितना इंडिया में रोजगार बढ़ रहा है उतनी जनसंख्या बढ़ रही है, या जनसंख्या बढ़ रही है जितनी रोजगार बढ़ रहा है। पता है आपको जनसंख्या में तो अभी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गए अपन, पहले नंबर पे आ गए। तो जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेजी से रोजगार नहीं बढ़ता है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन अपने पास नहीं होते कि अपन रोजगार को एकदम से बढ़ा दें इतना। ठीक है, फिर कृषि और शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अभी प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में अपन और डिटेल में और देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, पहले भी बताया आपको, वह जहां पे लोगों की जरूरत नहीं है कि इतने लोग काम करने चाहिए फिर भी उतने लोग उस जगह काम करते हैं, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। कृषि क्षेत्र में अपन ने देखा था इसका एग्जाम्पल की 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर ही पहले एक किसान काम कर रहा था, वो 10 बोरी गेहूं उगा रहा था, फिर 2 जने काम करने लगे तो 12 बोरी गेहूं उगने लग गए। फिर आपके 12 की जगह 2 की जगह 5 जने काम करने लग गए, तब भी वो 12 बोरी गेहूं उगेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ज्यादा लोग काम करने लग जाएंगे हर बार 1 हेक्टेयर भूमि में ज्यादा आपके बिजली का उत्पादन होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिजली का क्या, गेहूं का उत्पादन होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब एक लिमिट से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपको नहीं मिलता है, तो वो आपके क्या कहलाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। मतलब उन जो 2 के बाद 5 लोगों तक खेत में काम कर रहे थे उनका कोई योगदान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उत्पादन में योगदान नहीं है। तो ये क्या कहलाता है आपके, ये कहलाता है आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो काम तो कर रहे हैं, दिख तो रही है, वो छिपी बेरोजगारी है, पर वो एक्चुअल में उनका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, देश की जीडीपी में कुछ योगदान नहीं दे पा रहे। 2 लोग भी 12 बोरी गेहूं उगा रहे थे, 5 लोग भी 12 बोरी गेहूं उगा रहे हैं, तो उनका कोई भी एक्स्ट्रा योगदान आपके है नहीं, है ना। ठीक है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। ये देखो, इसकी समस्या मैं बताता हूं आपको क्या समस्या। इंडिया में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी ज्यादा लेबर उपलब्ध है कि कोई काम अगर, जैसे मानो कि कोई एक संगठन ने डिसाइड किया, जैसे आपकी लेबर यूनियन होती है, उसने डिसाइड किया कि 400 रुपए में कम से कम दिन भर की मजदूरी करनी है, पर इतनी ज्यादा मजदूर इंडिया में उपलब्ध है, इतने ज्यादा वर्कर इंडिया में उपलब्ध है, कोई ना कोई सा तो ये मिल जाएगा आपसे बोलने वाला, वैसा वो 400 में जा रहा है ना, मैं 300 में चल लूंगा आपके काम करना, मेरे को ले चलो आप। तो ये डिफरेंस है आपके, बहुत ज्यादा रोजगार वाले लोग उपलब्ध होने पे बहुत सारे लोग आपके काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जीडीपी के बारे में। जीडीपी के बारे में क्या, देखो जीडीपी के बारे में पूरा तो डिटेल में नहीं पढ़ते, पर एक मोटा मोटा देख लेते हैं। एक देश की आय का आकलन जीडीपी के द्वारा किया जाता है आपके, है ना, कि देश की कितनी आय है। मोटा मोटा बहुत सारे देश अलग अलग चीजों से करते हैं। जैसे देखो, कोई देश पर कैपिटा इनकम होती है, आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है, उसके द्वारा अभी देश की आय का आकलन करते हैं। कुछ देश आपके जीडीपी के द्वारा, सकल घरेलू उत्पाद होता है जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के द्वारा आपके देश की आय का आकलन करते हैं कि भाई हमारे देश की आय इतनी हो रही है, इतनी नहीं हो रही, है ना। पर अपन इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अपने देश में जीडीपी का अकॉर्डिंग ही आपकी देश की आय का उत्पादन किया जाता है। जितनी जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी क्या है, जीडीपी अपनी इंडिया की बाउंड्री है, जो उसके अंदर कितने कितने प्रोडक्ट पैदा अपन ने उत्पादित किए। जैसे ये अपना इंडिया है ना, जैसे देखो ऐसे ही इकोनॉमिक टर्म में इंडिया ऐसे होता है आपका। तो ये इंडिया की जो बाउंड्री है आपके, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब लिख रखा है यहाँ पे, जी जब लिख रखा है, सॉरी डी, जीडीपी में डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, घरेलू। तो घरेलू का मतलब जो इंडिया की बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है अपनी, इसके अंदर अपन ने जितने भी प्रोडक्ट उत्पादित किए हैं, जैसे आपके ये दिल्ली है, दिल्ली में कोई फैक्ट्री है, इसके द्वारा आपके ब्रेड के पैकेट बनाए गए, कुछ भी बनाया गया, एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बनाया गया। फिर यहाँ मुंबई में भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बनाया गया। तो ऐसे पूरे इंडिया के अंदर जितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इन सभी प्रोडक्टों को, उत्पादों का आकलन इस जीडीपी के द्वारा किया जाता है कि इतने प्रोडक्ट, इतने उत्पाद है, इनका पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्शन हुआ एक निश्चित ईयर में, निश्चित बाउंड्री में। ठीक है, निश्चित ईयर में, जैसे एक साल के अंदर, निश्चित टाइम पीरियड में, एक साल में इस बाउंड्री के अंदर इतने उत्पाद आपके उत्पादित हुए, तो ये आपके किसमें आएंगे, जीडीपी कहलाएंगे आपके। ठीक है, समझ गए बेसिक डिफरेंस। तो देखो, किसी विशेष वर्ष, मैंने बताया एक निश्चित ईयर में
किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तु और सेवाओं फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मूल्य उस वर्ष में देश की कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। क्या बोल रहा है यहाँ, किसी निश्चित वर्ष में, मैंने बताया पूरे एक वर्ष के अंदर कितना उत्पाद हुआ है प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, जैसे प्रत्येक देखो मैंने बताया दिल्ली, मुंबई, प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादन अंतिम वस्तु और गुड्स एंड सर्विसेज। ये अंतिम वस्तु और गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में भी देखेंगे। अंतिम वस्तु क्यों लिख रखा है, क्योंकि जो जीडीपी होता है इसके आकलन में आपके इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं, कौन से इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं आपके, उनको शामिल नहीं किया जाता। मतलब वह वस्तु है जो पूर्णतः बन के तैयार नहीं हुई है आपके। जैसे बताता हूं कैसे पूर्ण तैयार नहीं हुई, इसका एक एग्जांपल देखो आप। एक बार चीनी गन्ने वाला अपन ने एग्जांपल दिया था, ठीक है। गन्ने का उत्पादन आपके प्राइमरी सेक्टर में हुआ, गन्ने के उत्पादन से अपन गन्ना लेके जा रहे थे, फिर एक जो फैक्ट्री इसके द्वारा आपके चीनी का उत्पादन किया जा रहा था, ठीक है। चीनी का उत्पादन हो गया। अब चीनी का इस्तेमाल टोस्ट वगैरह ये आपके जो बिस्किट वगैरह आइसक्रीम वगैरह बनाने में, या फिर आप चॉकलेट ले लो, ठीक है, तो चॉकलेट बनाने में भी आपका आइसक्रीम का चीनी का इस्तेमाल होता है। अब ये चीनी यहां से उत्पादित तो हो गई इस जगह से, और ये आ गई आपके चॉकलेट की फैक्ट्री में, ठीक है। इतने में आपका हो गया ईयर एंड। अब अपन को करना है कैलकुलेशन, तो इस चीनी का उत्पादन क्या अंतिम वस्तु के रूप में करें अपन? नहीं कर सकते। देखो मैं बताऊं क्या होता है, अगर अपन यहाँ पे गन्ने का भी उत्पादन को अगर देश की जीडीपी में गिने, फिर गन्ने से जो चीनी बनी इसका उत्पादन भी अगर अपन देश की जीडीपी में करेंगे, और ये चीनी जब चॉकलेट में काम आएगी तो इसका उत्पादन भी अपन देश की जीडीपी में करेंगे। तो देखो ये जो आपके चीनी बन के तैयार हुई थी, इसमें गन्ने की कॉस्ट पहले से ही शामिल थी ना, गन्ने की प्राइस। जो आपके चॉकलेट बनेगी इसमें चीनी की प्राइस पहले से ही शामिल थी ना। इनको अगर अपन अलग अलग बार काउंट कर लेंगे तो ये एक जीडीपी नेशनल इनकम काउंटिंग में एक प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। मतलब दो बार काउंट हो गई चीज, हो गई ना दो बार काउंट। जैसे देखो ये चीनी का मूल्य, ये गन्ने का मूल्य अपन ने यहाँ भी संभाल लिया, फिर ये जो चीनी का मूल्य था ये अपन ने यहाँ भी संभाल लिया। तो इसलिए हमेशा वस्तु वही शामिल की जाती है जीडीपी में जो अंतिम वस्तु होती है। जैसे चॉकलेट, अब चॉकलेट का तो पता है भाई बिकेगी, चॉकलेट रेफर पैक होकर आपकी दुकान पे आ गए तो वो बाबू से सोना लिए कोई ना कोई खरीदेगी, ठीक है, तो ये तो बिकेगी। तो ये काउंट जो अंतिम वस्तु होती है वो काउंट हो जाती है। जैसे अगर ये चीनी चॉकलेट बनने में नहीं जाती यहाँ पे और किसी घर में चली जाती, तो घर में क्या अभी इसको घर वाले बेचेंगे थोड़ी ना, उसको काम में ही लेंगे, तो ये अंतिम वस्तु हो गई यहाँ पे। अंतिम वस्तु कैसे, जिसका लास्ट यूज कंज्यूमर द्वारा किया जाए, उपभोक्ता द्वारा किया जाए, वो अंतिम वस्तु कहलाती है, ठीक है। इतना याद रखना आप मोटा मोटी, तो ये आपको याद रहेगा। फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इसलिए शामिल किया जाता है कि डबल काउंटिंग की दिक्कत इसमें ना आए अपने। तो ये आपकी जीडीपी डेफिनेशन देख रहे थे, एक निश्चित वर्ष के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जितनी वस्तु उत्पादित होती है, अंतिम वस्तु है, उनका पूरे देश में कुल उत्पादन का अपन की जानकारी जीडीपी के द्वारा प्राप्त होती है आपको, है ना, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई। तीनों क्षेत्रों के उत्पादों का योगफल देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ये देखो मैंने यहाँ बताया, ये किसका था आपके, एग्रीकल्चर का, गन्ना। चीनी किसमें था आपके, चीनी आपके प्रोडक्शन हो रहा था सेकेंडरी सेक्टर का, इंडस्ट्री का। और चीनी से ये जो आपके चॉकलेट बन रही थी ये भी इंडस्ट्री में कहलाएगी, और ये चॉकलेट को कोई बेचने के लिए दुकान तक जाएगा वो सर्विस सेक्टर में कहलाएगा। तो इतने में जितनी कॉस्ट लगी आपके, जैसे चॉकलेट आपको पड़ती है, मानो 70 रुपए वाली चॉकलेट खरीदी, तो इसमें 2 रुपए गन्ने की कॉस्ट हो गई, 5 रुपए चीनी की कॉस्ट हो गई, 5-10 रुपए आपको जो दुकान तक लेके आ रहा है उसकी भी कॉस्ट हो गई। तो ये सारी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर की कॉस्ट हो गई, इनको ऐड करके आपकी जीडीपी बनती है। उम्मीद है आपको पूरी समझ में आई होगी इस एग्जाम्पल थ्रू। नहीं आई हो तो पीछे जाके 5 मिनट में ये वीडियो आप फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये तो बेसिक टर्म में आपकी जीडीपी होगी। अब कभी कभी कोई कोई एग्जामों में आपके एसएससी वगैरह का ये एग्जाम होते हैं, इसमें आपको जो जीडीपी होती है इसका एक इकोनॉमिक टर्म में पूछ लिया जाता है कि जीडीपी ऐसे क्या होती है। तो जीडीपी देखो कंजम्पशन योग होती है आपके सी प्लस आई प्लस जी प्लस इसको बोलते हैं आपका एक्स माइनस एम। ये इकोनॉमिक टर्म है, थोड़ी सी फिर मैं बता देता हूं आपको। सी क्या है, कंजम्पशन, मतलब जितने भी लोगों ने घरेलू उपयोग में या किसी भी काम में आपके वस्तुएं खरीदी, उत्पाद खरीदा वो आपके कंजम्पशन कहलाया। इन्वेस्टमेंट क्या, कि जैसे भाई कोई फैक्ट्री वाला है आपके आसपास, आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आपने 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, तो वो भी तो आपके इन्वेस्ट भी तो आपके
जीडीपी में ही कहलाएगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आपने इन्वेस्ट किया है, ऊपर से फिर आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट सामाजिक कल्याण के लिए बहुत पैसा देती है, जो पैसा बाजार में आता है, तो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है पैसा, वो भी आपके किस में आएगा, काउंट होएगा, जीडीपी में काउंट होएगा। एक्स माइनस एम क्या है आपके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब कौन से प्रोडक्ट अपन ने एक्सपोर्ट किए, मतलब यहाँ इंडिया के घरेलू प्रोडक्ट अपन ने बाहर विदेश में बेचे वो तो एक्सपोर्ट, और विदेश के प्रोडक्ट जो अपन ने यहाँ खरीदे, उत्पाद जो अपन ने खरीदे वो आपके इंपोर्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आपके जीडीपी की कैलकुलेशन बताता है। किसी को मोटा मोटा याद रहे तो इतना याद कर लेना, C + I + G X - M, सीधी भाषा में एकदम ये पूरे देश की जीडीपी होती है, इसमें आपके 4 चीजें इंक्लूडेड रहती है। फिर दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की बात अपन कर चुके, मैंने आपको बताया गन्ना उत्पादित हो रहा था, गन्ना से चीनी बन रही थी, चीनी चॉकलेट में काम आ रही थी, तो अगर अपन गन्ने की कॉस्ट भी भाई देश के उत्पादन में भाई गन्ने की कॉस्ट भी ऐड करें, चीनी की भी ऐड करें, फिर चॉकलेट की भी ऐड करें, जैसे गन्ना 5 रुपए का, चीनी 10 रुपए की, और चॉकलेट बनी पूरी 20 रुपए की, तो अपन ऐसे ऐड करेंगे तो 20 रुपए की चॉकलेट, 10 का आपका चीनी, 30 और 5 की आपके गन्ना, तो ऐसे टोटल मिला के कॉस्ट कितनी आई, 35 रुपए पड़ी एक चॉकलेट की। पर अंतिम वस्तु क्या है आपके, भाई चीनी गन्ना ये सब कुछ आपके काम किस में आया, काम आया आपके चॉकलेट में, और चॉकलेट का उत्पादन टोटल हो रहा है 20 रुपए का ही, तो ऐसा आपने प्रोडक्ट तो 20 रुपए का ही बनाया, और आपके जो टोटल काउंटिंग हुई वो काउंटिंग तो आपके 35 रुपए की होगी, तो ये तो गलत हो गई ना। एक्चुअल प्रोडक्ट तो आपके देश ने, पूरे जो उत्पादन होता है तो देश ने उत्पादन तो आपके 20 रुपए का ही किया है, आप दिखा 35 दोगे, तो ऐसे तो पता नहीं जाए जीडीपी जाना कहाँ जाएगी, और एक्चुअल उत्पादन आपका होगा ही नहीं, तो ऐसे नहीं होता है। डबल काउंटिंग की समस्या को मिटाने के लिए मैंने आपको बताया कि देश की जीडीपी में अंतिम जो वस्तु होती है, अंतिम जो उपयोग होता है, फाइनल जो गुड होता है, उसको आपके शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु को इसलिए शामिल किया जाता है कि जो इंटरमीडिएट गुड होती है, जो गुड अभी आगे काम में आने वाली, जो वस्तु आगे काम में आने वाली है, वो आपके इसमें ऐड नहीं होती है। तो दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है तब राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना के लिए सभी उत्पादन का मूल्य को जोड़ा जाता है। सभी उत्पादन का मूल्य कौन कौन से जोड़ रहे थे अभी, सभी उत्पादन का मूल्य देखो, चीनी, फिर चीनी के बाद आपका गन्ना, चीनी, फिर आप चॉकलेट में उसको जोड़ रहे थे। रॉ मटेरियल को उसमें जोड़ा जाता है, क्या रॉ मटेरियल क्या है आपके, गन्ना है ना। तो इसका समाधान क्या है, अतः समाधान के लिए केवल अंतिम वस्तुओं को ही मूल्य की गणना में जोड़ा जाना चाहिए। देखो फिर से क्या है, दोहरी गणना क्या है, नेशनल इनकम में आपके जो रॉ मटेरियल और बीच की इंटरमीडिएट जो गुड होते हैं उनको ना जोड़ के आपके अंतिम वस्तुओं को जोड़ना चाहिए, इसलिए आपके 35 रुपए ना आके 20 रुपए आपके पड़ते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, लो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स, मतलब जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक होता है, आपके सेक्टर होते हैं, अपन पढ़ के आए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये एक दूसरे के ऊपर आपके कैसे निर्भर होते हैं ये देख लेते हैं, इनके क्या क्या कारण है कि ये कैसे कैसे आपके निर्भर रहते हैं। तो पहला कारण क्या है इसमें आपका, पहला कारण है प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीक व परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। देखो प्राइमरी सेक्टर अपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कृषि और उसके एलाइड सेक्टर आपके प्राइमरी सेक्टर में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, कृषि और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं आपके। तो प्राइमरी क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने और वितरण करने के लिए नई टेक्निक और परिवहन की आवश्यकता होती है। तो देखो कैसे, अब ये परिवहन किस में आता है, पढ़ के आए हो आप, परिवहन कौन से सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्ट कौन से में आता है, थर्ड में आता है, तीसरे में सर्विस सेक्टर में आता है ना। और नई टेक्निक वगैरह, और ये नई जैसे नई टेक्निक, प्रोडक्शन की नई टेक्निक आती है, उत्पादन नई टेक्निक आती है, किसमें आती है आपके, भाई उद्योग में कोई चीज का निर्माण हो रहा है उसमें आपकी नई तकनीकें आती है, तकनीक किसमें आती है, सेकंड सेक्टर में, है ना, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पाद क्या बना रहे थे अपन, गन्ना बना रहे थे, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए वितरण की नई तकनीकें आती हैं, ठीक है, और परिवहन जैसे ट्रक कार इनका इस्तेमाल करते हैं अपन परिवहन का, तो ये सारा किसमें, प्राथमिक क्षेत्र के गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन ने ट्रक का इस्तेमाल किया, नई मशीनें आई उनका इस्तेमाल किया, तो ये ऐसे ही तो गन्ने का उत्पादन बढ़ा आपने। तो प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए सेकेंडरी और टर्सरी दोनों सेक्टरों का उपयोग आपके हुआ। यही है कि ये परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं तीनों सेक्टर, ठीक है। विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, जैसे ये वाली बात अपन पहले डिस्कस कर ही चुके कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है
जिसमें मैंने बताया कि चॉकलेट बनाने के लिए अपन को कच्चा माल क्या यूज करना पड़ रहा था, गन्ना, वो अपन उपयोग कर ही रहे थे, ठीक है। प्राथमिक वित्तीय क्षेत्र की सहायता की सेवा क्षेत्र के नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। देखो एक दूसरे से ये सेक्टर इंटर रिलेट होते हैं, तो नए नए रोजगार भी क्रिएट होते हैं। जैसे चॉकलेट, गन्ने से अपन चॉकलेट तक आए और चॉकलेट बाजार में जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर चॉकलेट बनती ही नहीं तो 2-3 आदमियों का देखो काम कम हो जाता ना, चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, चॉकलेट की फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो, तो ये सब लोगों का इनको रोजगार नहीं मिलता। इनको रोजगार क्यों मिल रहा है कि इस सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए, है ना। और जो सर्विस सेक्टर है उनका बता रखा है, जैसे स्टोरेज, चॉकलेट बनी तो कहीं स्टोर होगी तो वहां पे भी 2-3 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैंकिंग, यातायात, ये सभी एक दूसरे के ऊपर आपके निर्भर रहते हैं, ठीक है। लास्ट चीज देखते हैं अपने प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। इसके बारे में अपन बहुत डिस्कस कर चुके पहले। ज्यादातर आपके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। एग्जाम्पल देके मैंने खूब बार समझा लिया कि आपको एक व्यक्ति आपके 10 बोरी गेहूं उड़ा रहा था एक हेक्टेयर जमीन के अंदर, 2 व्यक्ति काम करने लगे तो वो 1 हेक्टेयर के अंदर 12 बोरी उगाने लगे। जब 5 व्यक्ति आपके काम करने लगे तो उसी 1 हेक्टेयर के अंदर वो 12 बोरी उगा रहे हैं। तो जो 2 के बाद 5 व्यक्ति आए, इनमें ये सारे दोनों मिला के आपके कितने 12 बोरी उगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 जने यहाँ काम करने आए, इन्हें नया तो कुछ उत्पादन किया नहीं, नया तो कुछ प्रोडक्शन किया नहीं। इन तीनों को काम करने के वजह से देखा जाए तो कोई मतलब नहीं, 2 काम करें 5 काम करें, उत्पादन तो 12 हो रही होना हमने। तो ये 3 जनों का जो मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है कि इसने, इन लोगों ने कितना काम किया। जैसे काम करने, आप घर पे कभी काम करते होंगे जब मतलब जैसे सार्वजनिक सभी लोग काम कर रहे हैं तो घर वाले कभी कभी बोल नहीं देते तूने क्या किया ये बता, बाकी के सबने तो कर लिया। तो ऐसे ही इन 3 लोगों ने तो कुछ किया नहीं, आपके कुछ एक्स्ट्रा उत्पादन। तो ये जो 3 लोग कुछ काम नहीं कर रहे और फिर भी ये दिखा रहे हैं कि हम रोजगार मिला हुआ है, हम काम कर रहे हैं खेतों में जाके, तो ये काउंट नहीं होते। इसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, आपके डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये आपके इंडिया में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है आपका, ठीक है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं आपके, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो ये आपके सारे टॉपिक थे जिसमें अपन ने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, फिर अपन ने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, पब्लिक प्राइवेट पढ़ा, जीडीपी के बारे में देखा, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में देखा। तो ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका।